जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बेलरॉक जैसे ही देखता है कि उसके चारों तरफ से अटैक हो रहा है, ये देख के बेलरॉक काफी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपनी पावर को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाने लगता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फायर का भवंडर ला देता है। उसका फायर से वो पूरा कमरा एक फायर के अंदर कवर हो जाता है और वहीं पे जब उस कमरे से थोड़ी सी फायर कम होती है तो हमें दिखाया जाता है उस फायर से सनवू बच तो गया होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। यहाँ तक कि वो अपने घुटनों पे आ गया होता है और वो अपने सामने के नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा चौंकते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर इतनी आसानी से कैसे मारे जा सकते हैं, वो तो इतने ज्यादा पावरफुल थे, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सनवू सोच रहा होता है कि मेरे सभी लोग मारे जा चुके हैं, अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मैं अब इस फाइट से हार मानता हूँ, मैं बेलरॉक को नहीं हरा सकता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की बेलरॉक को हराने की, मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी बेलरॉक को हराने की, लेकिन उसे यहाँ तक एक खरोच तक नहीं आया। अब मैं उससे फाइट नहीं कर सकता हूँ, मैं इस फाइट से गिव अप करता हूँ, हार मानता हूँ, यही मेरी डेस्टिनी है। सनवू ऐसा जैसे ही कहता है, सनवू के पास सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है जहाँ सनवू को सिस्टम बताता है कि सनवू ने एक हिडन क्वेस्ट की कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, जिसकी वजह से हिडन क्वेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट किया जा रहा है। तभी सनवू के पास जो हिडन क्वेस्ट होता है उसका जो ग्रेड होता है उसे अपग्रेड करके एक लेवल ऊपर कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसके हिडन क्वेस्ट की पूरा करने की जो कंडीशन होती है उसे चेंज करके एक डिजास्टर मॉन्स्टर को हराने की कंडीशन में बदल दिया जाता है। ये सब देख के सनवू काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। वो काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। तभी सनवू के पास जो सिस्टम होता है वो उसके चियोस परस्यूअर के एक टाइटल को अपने आप एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो इफेक्ट होते हैं उससे सनवू को 24 घंटे के अंदर एक बार जितना भी हेवी डैमेज पड़ेगा, जितना भी ज्यादा डैमेज पड़ेगा, अगर सनवू इस टाइटल को एक्टिवेट करता है तो उससे जितना भी हेवी डैमेज हुआ होता है, वो जितना ज्यादा जख्मी होता है, वो पूरी तरह से फुल्ली हील हो जाएगा और साथ ही साथ उसके जितने भी स्टेट रहेंगे वो सभी 200% से बढ़ जाएंगे जब सनवू इस हिडन क्वेस्ट के किसी सब्जेक्ट से फाइट करेगा। सिस्टम के इतना बताने के साथ ही वो टाइटल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से सनवू को काफी ज्यादा भयानक दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि उसकी नसें भी बाहर आ जाती है। सनवू बहुत ही मुश्किल से अपने दर्द को कंट्रोल कर पा रहा होता है और अपनी बॉडी को देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी बॉडी से मेरा कंट्रोल कम होता जा रहा है और मेरी स्पीड जो है वो इस बॉडी से गायब होती जा रही है। अगर थोड़ी देर के लिए भी इस बॉडी से मेरा विल पावर कम होता है या कमजोर पड़ता है तो मैं पूरी तरह से इस बॉडी से गायब हो जाऊंगा और मेरा कंट्रोल इस बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूँ, मुझे कुछ भी करके ऐसा होने से रोकना होगा। भले ये भगवान ही क्यों ना हो जो मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मैं उन्हें भी ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं उन्हें भी रोक दूंगा। सनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी बेलरॉक सनवू के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन वहीं पे सनवू काफी ज्यादा दर्द में होने की वजह से और अपनी बॉडी को सही से कंट्रोल न कर पाने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और अभी भी बेलरॉक के सामने अपने घुटनों पे होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब कौन कर रहा है, मेरी बॉडी के ऊपर कौन कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ कि मैं खुद को बचाने के लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल होपलेस बैठा हुआ हूँ। क्या मेरी यही डेस्टिनी है, क्या मैं यहीं पे अभी मरने वाला हूँ। सनवू के यही सोचते हुए सनवू को वो अटैक लग जाता है, लेकिन सनवू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो सनवू अपने आप को बिल्कुल सही सलामत पाता है, उसे खरोच तक नहीं आया होता है। वो अपने सामने के नजारे को देख के काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है, क्योंकि सनवू की तरफ जो अटैक आ रहा होता है उसे लगने वाला होता है, उसे वो ओल्डमैन का स्केलेटन के ब्लॉक कर लिया होता है और वहीं पे सनवू उस ओल्डमैन के स्केलेटन को देख के काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। वो ओल्डमैन से कहता है कि ओल्डमैन, क्या तुम पिछले अटैक से मरे नहीं तो क्या तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तभी बेलरॉक उस ओल्डमैन के स्केलेटन के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, जिसे वो ओल्डमैन का स्केलेटन काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा होता है। वो पीछे की तरफ हटते जा रहा होता है हर एक अटैक से और वहीं पे सनवू उसे ऐसा करते हुए देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है क्या ये ओल्डमैन ने अभी तक हार नहीं मानी, क्या ये अभी तक इसे लड़ना चाहता है, जबकि ये जानता है कि इसके सामने वाला ओपोनेंट इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे कभी भी नहीं हरा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो उससे फाइट करना चाहता है और उससे लड़ रहा है। जबकि उस ओल्डमैन ने उस बेलरॉक से अभी तक हार नहीं मानी है, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे अभी हार मान लिया तो उसके लिए ये एक अपमान होगा। ओल्डमैन, मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूँ, मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं भी अपना पूरा ट्राई करूंगा। यही सोचकर सनवू फिर से अपनी पूरी ताकत से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने लगता है। उसके बॉडी के अंदर जितनी पावर होती है उसे पूरी तरह से ऑब्जॉर्व करने लगता है, जिसकी वजह से सनवू की बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर की तरफ निकलने लगती है और वो गोल्डन लाइट इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसके ऊपर वो ओल्डमैन का और बेलरॉक का भी ध्यान जाता है। तभी सनवू के पास सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि प्लेयर एक अननोन पावर को ऑब्जॉर्व कर रहा है, जिसकी वजह से वो पावर उसकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही है और साइट ऑफ द मेल्टिंग पॉइजन वो भी उसकी पावर
को ऑब्जर्व कर रहा है, वो अननोन पावर को, जिसकी वजह से साइट ऑफ द मेल्टिंग पॉइजन का जो ग्रेड है वो डबल एस रैंक प्लस में अपग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से सनवू की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसको जो भी डैमेज हुआ होता है, उसको जो भी इंजरी हुई होती है वो भी पूरी तरह से हील हो जाती है और उसका जितना भी माना खर्च हुआ होता है और एनर्जी गई हुई होती है वो सभी वापस आ जाती है और सनवू बिल्कुल पहले जैसा बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाता है। जिसके बाद सनवू अपनी बॉडी को देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे अपनी बॉडी को देख के ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी बॉडी फिर से मेरी बॉडी का एक पुनर्जन्म हो गया है और मेरी जितनी भी एनर्जी है वो सभी एनर्जी एक दूसरे से मिल चुकी है, मर्ज हो चुकी है। मेरा जान माना, मेरी इनर की, मेरे सेंट्रल की, मेरी नेचुरल पावर, वो तीनों ही एक दूसरे से मर्ज हो चुकी है और ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि ये तीनों ही मर्ज होके मुझे एक अलग ही लेवल की पावर दे रही है, जो पावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल, एक शक्तिशाली पावर। मैंने आज से पहले काफी बार इन तीनों पावर को एक साथ मिलाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक मैं इन तीनों पावर को एक साथ नहीं मिला पाया क्योंकि ये तीनों ही पावर एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, जिसकी वजह से ये तीनों ही पावर कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाई। मैं कभी भी इन तीनों पावर को नहीं मिला पाया, लेकिन आज ये तीनों ही पावर एक दूसरे से मर्ज हो चुकी है। तो चलो इस पावर को टेस्ट किया जाए। मेरे बोलने से कभी भी हम इस पावर का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, तो चलो इस शक्ति का इस्तेमाल करके देखा जाए कि आखिरकार ये ताकत कितनी ज्यादा पावरफुल है। मुझे भी जानना है कि आखिरकार ये एग्जैक्टली किस तरह की पावर है। सनवू ये सब कह रहा होता है कि तभी बेलरोक काफी तेज से आगे बढ़ता है और सनवू के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के सनवू भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और एक इविल सी हंसी हंसते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी 12 स्वॉर्ड द थंडर क्लाउड का इस्तेमाल करता है और उसके साथ ही साथ साइट ऑफ द मेल्टिंग पॉइजन के भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सनवू के स्वॉर्ड में पॉइजन और थंडर दोनों ही जाने लगती है और सनवू उन दोनों ही पावर को फ्यूज करके एक पावर बना देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पावर सनवू को स्वॉर्ड को चारों तरफ से घेर लेती है और सनवू का स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद बेलरोक जैसे सनवू के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है तो सनवू अपने फ्लोइंग स्ट्रीम क्रूअल पॉइजन का इस्तेमाल करता है और बेलरोक के हाथ पे एक अटैक कर देता है। वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बेलरोक का हाथ ही कट जाता है और बेलरोक का हाथ सीधे जाके सनवू के पीछे गिरता है और बेलरोक के हाथ से काफी ज्यादा खून के फव्वारे निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से बेलरोक को एक असहनीय दर्द होने लगता है। बेलरोक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपने हाथ को पकड़ के वो काफी तेज से चिल्ला रहा होता है और साथ ही साथ उसे सनवू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सनवू को देख के काफी जोर जोर से उसके ऊपर गुर्रा रहा होता है, लेकिन वो अपने दर्द की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और वहीं पे सनवू अपनी स्वॉर्ड को लेके उसके सामने खड़ा होता है और अपनी पावर को देखते हुए सोच रहा होता है ये पावर तो सच में अनबिलीवेबल है। मैंने 8 डिजास्टर मॉन्स्टर के हाथ को बस एक ही झटके में काट दिया। मेरी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है अभी कुछ समय पहले तक तो मैं इस मॉन्स्टर के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैंने इस मॉन्स्टर के हाथ को बड़ी आसानी से एक ही झटके में काट दिया। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है, चलो किसी और चीज को ट्राई किया जाए। यही कहने के साथ सनवू अपनी व्हाइट विशेष स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सनवू के शरीर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और वो सभी गोल्डन लाइट सनवू के मरे हुए मॉन्स्टर की तरफ जाती है। पहले वो स्केलेटन मॉन्स्टर की तरफ जाती है, फिर वो विच मिलुआ की तरफ जाती है और ऐसे करते करते सनवू के सभी मॉन्स्टर की तरफ वो लाइट जा रही होती है और उन सभी को हील करने लगती है और वहीं पे वो लाइट उस ओल्ड मैन के स्केलेटन के पास भी जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म होते हैं, जितने भी फायर के जख्म होते हैं, वो पूरी तरह से हील होने लगते हैं और साथ ही साथ उसकी पावर भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होने लगती है और बस कुछ ही समय में वो सभी मॉन्स्टर सनवू के जितने भी 5 मॉन्स्टर सनवू ने समन किए होते हैं वो फिर से जिंदा हो जाती हैं और बेलरोक के सामने खड़े होते हैं। तभी सिस्टम की तरफ से सनवू के पास मैसेज आता है, सनवू के जितने भी सामान है उन सभी के अंदर वो अननोन पावर जा रही है और उन सभी के साथ मिल रही है, जिसकी वजह से उनके जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी इंक्रीज हो रही है और उन सभी की पावर भी बढ़ रही है। तभी हमें बेलरोक को दिखाया जाता है जो उन 5 को जिंदा देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है उन 5 को फिर से जिंदा देख के, जिसे देख के सनवू उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी बुरी तरह से क्यों कांप रहे हो, क्या तुम्हें मेरे मॉन्स्टर्स को देख के डर लग रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है मेरे मॉन्स्टर से? अगर तुम सच में ही इतना ज्यादा डर गए हो तो तुम हार मान सकते हो और अपने घुटनों पे आके मुझसे अपनी जान की भीख मांग सकते हो, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम अपनी जान की भीख मांगो मुझसे, तब मैं तुम्हें एक छोटी सी मौत दूंगा, मतलब बिना दर्द की मौत दूंगा। बेलरोक ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, वो एक बहुत ही जोरदार रोल लगाता है और फिर से अपनी बॉडी से अपनी फायर को रिलीज करने लगता है और अपने पावर को बढ़ाने लगता है। ये देख के सनवू बेलरोक से कहता है कि जबकि तुम मेरे ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम अपनी गलती के लिए खुद भुगतान करोगे। यही कहकर सनवू अपने सभी मॉन्स्टर से कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी लोग बेलरोक के ऊपर अटैक करो और उसे खत्म कर दो। ये सुन के सनवू के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी लोग काफी तेजी से बेलरोक के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और बेलरोक के पास पहुँच के एक साथ वो
पांचों ही जंप लगाते हैं और बेलरोक के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देख के बेलरोक भी पीछे नहीं हटता है और उन पांचों के ऊपर अपनी फायर से अटैक करता है। उसके अटैक का उन लोगों पे कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि सनवू ने उन पांचों के फायर रेजिस्टेंट जो स्किल होती है उसे काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया होता है। उन सभी की पावर भी अभी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो पांचों ही बड़ी आसानी से बेलरोक के फायर को क्रॉस कर लेते हैं। ये देख के बेलरोक के भी होश उड़ जाते हैं, उसे भी नहीं समझ में आ रहा होता है आखिरकार अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके फायर का असर उन पांचों के ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। तभी उस ओल्डमैन का स्केलेटन बेलरोक के ऊपर से आ रहा होता है। उसके ऊपर आते हुए वो अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज कर रहा होता है और बस कुछ ही समय में उसका अटैक पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, जिसके बाद वो ओल्डमैन का स्केलेटन अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश बेलरोक के ऊपर कर देता है। और वहीं पे सनवू ये देख के बेलरोक को कह रहा होता है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा नर्क में इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें भी वहीं पे चले जाना चाहिए और अपने दोस्तों को कंपनी देना चाहिए, साथ देना चाहिए उनका। और तभी वो ओल्डमैन का वो पावरफुल स्लैश बेलरोक को लग जाता है और बेलरोक की बॉडी बिल्कुल टुकड़ों में कटने लगती है। वो स्लैश काफी सारे स्लैश में कन्वर्ट हो जाता है और बेलरोक की हर एक बॉडी पार्ट में लग रहे होते हैं और उसकी बॉडी पार्ट के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर रहे होते हैं। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से सनवू के पास नोटिफिकेशन आता है, जहां सिस्टम सनवू को बताता है कि सनवू ने 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक बेलरोक को एलिमिनेट कर दिया है, जिसकी वजह से उसे रिवॉर्ड के तौर पे सुपीरियर ग्रेड का माना स्टोन मिलता है और उसे काफी सारा एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है। तभी उसका एक्सपीरियंस मैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक लेवल अप भी हो जाता है और सनवू अब 81 लेवल पे पहुंच चुका होता है। और सनवू का नेक्रोमेंसर वाला जो एट्रीब्यूट होता है उसका भी लेवल अप हो जाता है और डबल एस रैंक से डबल एस रैंक प्लस की स्किल हो जाती है वो। और ऐसे सिस्टम की तरफ से लगातार सनवू के पास नोटिफिकेशन आ जा रही होती है और उसको काफी सारे लेवल अप हो रहे होते हैं, उसे नई नई स्किल मिल रही होती है और ये नोटिफिकेशन सच में हद से भी ज्यादा होती है। सनवू को एक साथ काफी सारी नई नई स्किल मिल रही होती है, जिसके बारे में मैं अभी बताने जाऊंगा तो पूरा वीडियो इसी के ऊपर चला जाएगा, इसकी वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आखिरी में सनवू को एक टाइटल मिलता है जिसका नाम डीमन किंग स्लेयर होता है। फिर हमें सनवू को दिखाया जाता है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है और उसके पास जो गोल्डन कलर की पावर होती है वो धीरे धीरे करके उसकी बॉडी से डिसअपीयर हो रही होती है, क्योंकि यह गोल्डन कलर की पावर तभी तक सनवू के पास रहेगी जब तक सनवू किसी हिडन क्वेस्ट के सब्जेक्ट से फाइट करता रहेगा। तो अब जबकि बेलरोक हार चुका है, सनवू ने उसे हरा दिया है, तो सनवू की बॉडी से ये पावर धीरे धीरे करके गायब हो रही है और वहीं पे सनवू भी यही सोच रहा होता है कि देखने से लगता है कि ये पावर मेरे पास तभी तक रहेगी जब तक मैं किसी 8 डिजास्टर मॉन्स्टर में से एक से फाइट करूंगा। सच में ये कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, ये पावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल थी। मेरे बॉडी में ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ पावर ही पावर दौड़ रही है और इस पावर ने शायद असेंडेंट लेवल की पावर को सरपास कर दिया था। ये पावर असेंडेंट लेवल से भी ज्यादा ऊपर की पावर थी और ये पावर जाते जाते अपने पीछे ऐसे काफी सारे सवाल छोड़ गए जिसका कोई भी जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन चलो छोड़ो, जबकि ये पावर जा चुकी है तो हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में सोच के कोई भी फायदा नहीं है। पहले हम इस बेलरोक से निपट ले, तभी हमें दिखाया जाता है बेलरोक अभी भी जिंदा होता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत अभी भी जान बची हुई होती है और वो बस अभी दर्द में कहरा रहा होता है। तभी सनवू उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि चलो अब तुमसे थोड़ा निपट लिया जाए और अपने पुराने हिसाब को बराबर कर लिया जाए। यही कहते हुए सनवू अपने हाथ को बेलरोक के सर की तरफ ले जाने लगता है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होके हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई होती है और सारी दुकानें और सारे घरे जल रहे होते हैं और वहाँ पे जितने भी सिविलियंस होते हैं वो सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि कोई तो आओ, कोई तो हमारी जान बचाओ। लेकिन तभी एक बंदे के ऊपर कोई अटैक करता है और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है इन सभी चीजों के पीछे वुलेन ग्रुप के लोग होते हैं जो सभी सिविलियंस को मार रहे होते हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे होते हैं, बूढ़े से लेके बच्चे तक वो सभी लोग को बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं। और वहीं पे जो उन सभी का लीडर होता है जो अपने सभी सोल्जर से चिल्ला के कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पे जितने भी लोग तुम्हें दिखते हैं उन सभी लोगों को जान से मार दो, यहाँ पे एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए और यहाँ पे जितने भी घर है उन सभी में आग लगा दो। ये सुन के वहाँ पे जितने भी वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ही बेरहमी से सिविलियंस को मारने लगते हैं और सिविलियंस अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और वहीं पे वो लीडर थोड़ा गुस्से में सोच रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, अभी तक तो बम के इंस्टॉलेशन का काम खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद भी कमांडर से कोई भी सिग्नल नहीं आया है बम के इंस्टॉलेशन काम खत्म हो जाने का। क्या अंदर कुछ हो चुका है जिसकी वजह से कमांडर ने अभी तक सिग्नल नहीं दिया है या बम इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका एक सोल्जर उसके बाजू से उड़ते हुए जाता है और सीधे उसके पीछे जाके गिरता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में सोच रहा होता है कि आखिरकार किसकी हिम्मत है वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने की। यही सोच कर वो जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि
ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर होते हैं, जिसे देख के वो वुलेन ग्रुप का पर्सन जल्दी से अपने सभी सोल्जर्स को वहाँ पे इकट्ठा कर लेता है और अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के सामने खड़ा हो जाता है और घबराते हुए सोच रहा होता है कि डैमिट आखिरकार अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड यहाँ पे कैसे आ गई। लेकिन मुझे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मुझे खुद को शांत रखना है क्योंकि हम नंबर से उनसे काफी ज्यादा है। वो वुलेन ग्रुप का पर्सन भले ही ऐसा सोच रहा होता है, उसके फेस के रिएक्शन से लग नहीं रहा होता है कि वो खुद को शांत कर पा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा है। तभी वो सोचता है कि आखिरकार घंटा मैं खुद को शांत कैसे करूँ, मेरे सामने अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड खा रहा है और साथ ही साथ उनका लीडर भी, जबकि हमारे वुलेन ग्रुप के वाइस लीडर भी उनका सामना नहीं कर पाए, उनके सामने वो भी हार गए, तो आखिरकार हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे। हमारे वाइस लीडर के सामने हमारी पावर तो कुछ भी नहीं है, हम तो उनके सामने कीड़े के बराबर है। वो सब सोच ही रहा होता है। तभी अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने स्पीयर को लेके आगे बढ़ते हैं और उस पर्सन के सीने की आर पार कर देते हैं और वो पर्सन वहीं पे मारा जाता है। अपने लीडर की मौत को देख के वहाँ पे जितने भी वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, जिसे देख के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी जितने भी यहाँ पे वुलेन ग्रुप के बचे हुए सोल्जर्स हैं उन्हें बिना किसी मर्सी के, बिना किसी दया के पूरी तरह से खत्म कर दो, उनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ो। ये सुन के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड काफी तेज से उन सभी वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। और अपने लीडर की मौत की वजह से वहाँ पे जितने भी वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोगों ने उम्मीद को छोड़ दिया होता है, वो पूरी तरह से होपलेस हो गए होते हैं, यहाँ तक कि वो सभी लोग फाइट बैक तक नहीं कर पा रहे होते हैं और अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के हाथों से बहुत ही बुरी तरह से मर रहे होते हैं। और अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर भागते हुए काफी तेज से कहीं पे जाने लगते हैं। तभी वो एक जगह जाके रुकते हैं जहाँ पे ज़ूगन अपनी फॉर्मेशन की मदद से कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर ज़ूगन से पूछते हैं आखिरकार प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ये सुन के ज़ूगन उनसे काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ इसे मैं कामयाब होने के लिए, लेकिन ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे अकेले की पावर की मदद से इसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर उससे कहते हैं लेकिन यहाँ पे तुम ही इकलौते हो जिसे फॉर्मेशन की नॉलेज है, तो तुम ही यहाँ पे इकलौते हो जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो, इसलिए अपना पूरा ट्राई करो इस फॉर्मेशन को तोड़ने का। ये सुन के ज़ूगन कहता है ठीक है। यही कहते हुए ज़ूगन अपनी आंखें बंद कर लेता है और पूरी तरह से उस फॉर्मेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, उस फॉर्मेशन को समझने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो फॉर्मेशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो जल्दी से दौड़ के जाते हैं और ज़ूगन को पकड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि हम सिटी के बाहर से भी उस एक्सप्लोजन को बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड होती है वो इस धमाके की आवाज को सुन के जल्दी से उस तरफ देखने लगती है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है आखिरकार ये किस तरह का इतना ज्यादा पावरफुल धमाका था जिसका प्रेशर यहाँ तक दूर दूर तक आ रहा है। तभी एक दूसरा सोल्जर और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये धमाका तो वहीं पे हुआ है जहाँ पे वुलेन ग्रुप रहती है, जहाँ पे उनका बेस है। आखिरकार उस जगह पे चल क्या रहा है, वहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को ज़ूगन को दिखाया जाता है जो काफी मुश्किल से उस धमाके से बच पाए होते हैं और एक जगह पे जाके रुकते हैं। आगे ज़ूगन अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं पक्का उस धमाके के अंदर मारा जाता, मैं बिल्कुल भी उस धमाके से बच नहीं पाता। यही कहकर ज़ूगन जैसे अपने सामने का नजारा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये धमाका हुआ होता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। वहाँ पे जितनी भी चीजें होती है जो उस धमाके के रेडियस के अंदर आई हुई होती है वो पूरी तरह से जल के राख हो चुकी होती है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ होता है। जिसे देख के ज़ूगन कहता है कि आखिरकार ये किस तरह का इतना ज्यादा पावरफुल धमाका था, मुझे लगा नहीं था कि ये धमाका इतना ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ से तो पूरी तरह से वुलेन ग्रुप का नामो निशान मिट चुका है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे पहले कुछ था ही नहीं। ये सुन के अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने सभी सोल्जर से कहता है कि जल्दी से इस धमाके के आजू बाजू सारी चीजें चेक करो, हमें ये पूरी तरह से कंफर्म करना होगा कि उन कमीनों में से कोई भी यहाँ पे जिंदा ना बचा हो। ये सुन के वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग उसके आजू बाजू चेक करने लगते हैं और वहीं पे अज़ूरा ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं इस धमाके की जो स्मेल है वो बिल्कुल गन पाउडर जैसी है, तो मुझे लगता है कि ये जो धमाका हुआ है वो वायलेंट थंडर बॉम्ब्स की वजह से हुआ है। वायलेंट थंडर बॉम्ब्स इतने ज्यादा खतरनाक थे कि काफी टाइम पहले वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को इंपीरियल फैमिली के ट्रेजरी में सील कर दिया गया था क्योंकि वायलेंट थंडर बॉम्ब्स हाईली डेंजरस होते हैं। लेकिन आखिरकार वायलेंट थंडर बॉम्ब्स वुलेन ग्रुप के हाथ कैसे लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि
इंपीरियल फैमिली में ही कोई ट्रेटर है, कोई गद्दार है जिसने वायलेंट थंडर बॉम्ब्स को इंपीरियल फैमिली के ट्रेजरी से निकाल के वुलिंग ग्रुप को दिया। वो ये सब सोच ही रहे होते कि तभी उन्हें पीछे से कोई कहता है कि हमें कुछ मिला है। ये सुन के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर काफी तेजी से भागते हुए उस जगह पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे किसी का स्केलेटन पड़ा होता है। तभी उनसे एक सोल्जर कहता है, इसके बचे हुए कपड़े को देख के और इसके स्केलेटन के साइज को देख के ऐसा लग रहा है कि ये वुलिंग ग्रुप का लीडर चियोन सुओक है और इस पूरी जगह पे इसके अलावा किसी का भी स्केलेटन नहीं है। सभी का स्केलेटन यहाँ पे जल के राख हो चुका है, बस इसी का स्केलेटन थोड़ा बहुत सही सलामत है। तो मेरे हिसाब से ये पक्का वुलिंग ग्रुप का लीडर चियोन सुओक ही होना चाहिए। ये सुन के अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। वो चुपचाप उसी स्केलेटन को घूरे जा रहे होते हैं और जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचते हैं, इसकी बॉडी को देख के लगता नहीं कि इसकी बॉडी बस धमाके के अंदर जल चुकी है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर मुझे साफ साफ लड़ाई के निशान दिख रहे हैं। और ये लड़ाई के निशान कोई सिंपल लड़ाई के निशान नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड के निशान है। जिस इंसान ने भी चियोन सुओक के साथ फाइट किया था वो इंसान कोई सिंपल इंसान नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडियों के ऊपर जो निशान है वो निशान देख के मैं ये बता सकता हूँ कि वो इंसान एक स्वॉर्ड मास्टर था, जिसकी स्वॉर्ड के अंदर इतना ज्यादा पावर था कि उसके एक एक स्वॉर्ड के अटैक में चियोन सुओक के हड्डियों तक के उसके निशान पड़ जा रहे थे। आगे कहानी को कंटिन्यू करने से पहले कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, वो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अभी तक ये बात किसी को भी नहीं पता है कि चियोन सुओक के साथ सनवू फाइट कर रहा था, उसने ही चियोन सुओक को मारा है। तो अगर अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर अगर ऐसा कुछ कहे तो आप सभी लोग कंफ्यूज मत होना। तो चलिए आगे कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आगे अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि हमसे पहले ही किसी ने फॉर्मेशन को ब्रेक करके चियोन सुओक के साथ फाइट किया और उसे निपट भी लिया। आखिरकार वो पर्सन कौन हो सकता है जिसने चियोन सुओक के साथ फाइट किया और उसे मार भी डाला। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाजू से आवाज आती है ली ज़ेंग। ये सुन के वो जैसे साइड में देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर से पूछ रहे होते हैं कि ली ज़ेंग कहीं तुम जख्मी तो नहीं हो ना। लेकिन वहीं पे अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के लीडर प्राइम मिनिस्टर को पूरी तरह से सही सलामत देख के काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर तुम और साथ ही साथ यून सनवू। और वहीं पे यून सनवू उन्हें देख के स्माइल कर रहा होता है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये बात बताया जाता है कि पूरे जेनजिंग में जल्दी ये बात फैल गई कि वुलिंग ग्रुप जिन्होंने काफी लंबे समय से जेनजिंग को कंट्रोल करके रखा था और उन पे राज किया करते थे, वो पूरी तरह से अज़ूरे ड्रैगन स्क्वाड के हाथों से एनालेट हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि उन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, बच्चों का लेन देन किया और साथ ही साथ ड्रग्स की भी सप्लाई की। इन सब चीजों के बारे में जैसे ही एम्परर को पता चला कि वुलिंग ग्रुप ने क्या क्या किया है, एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए उनके ऊपर। जिसके बाद एम्परर ने ये तय किया कि वो सारी चीजों को ठीक करेंगे, भले ही पहले से ही काफी ज्यादा लेट क्यों ना हो चुका हो। जिसके बाद एम्परर ने ये सभी को ऑर्डर दे दिया कि वुलिंग ग्रुप के साथ जितने भी लोग मिले हुए थे, उनके साथ जितने भी एसोसिएट थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिसके बाद उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाए, बिना किसी दया के, बिना किसी रहम के उन सभी को मार दिया जाए। इसके बाद फिर से हमें आगे बताया जाता है कि एम्परर के ऑर्डर मिलते ही जेनजिंग पूरी तरह से क्योस के अंदर चला गया। वुलिंग ग्रुप के साथ जितने भी लोगों ने हाथ मिलाया था, उसके साथ एसोसिएट किया था, भले ही वो माउंट हुआ सिख के ना हो, क्योस सेक्ट क्यों ना हो या फिर रॉकी क्लैन क्यों ना हो, उन सभी के लोगों को बहुत ही बेरहमी से बिना किसी दया के मार दिया जाने लगा। चाहे वो बच्चा ही क्यों ना होता हो, चाहे वो बुजुर्ग ही क्यों ना होता, वो सभी लोग बहुत ही बेरहमी से मरने लगे। और इसके अंदर बाकी सभी लोग जो इसके साथ जुड़े हुए थे उन्हें भी काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ, काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा उन्हें। और इन सभी चीजों के खत्म हो जाने के बाद एम्परर ने एक और ऑर्डर दिया कि जेनजिंग के अंदर सभी मार्शल आर्टिस्ट, जितने भी मार्शल आर्टिस्ट थे, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए और उन सभी के ऊपर लिमिट लगाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जाएगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा कि जेनजिंग के अंदर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है, जितने भी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, उन सभी के ऊपर नजर रखेंगे और उन सभी को मैनेज करेंगे। और दूसरी साइड ये रूमर फैल रहा था कि बेक्यून कमीशन क्लैन जो है वो इसके सेंटर में, इसके बीच में खड़ा रहेगा और इस बनने वाली ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा। और वहीं पे इस क्लैन का लीडर यून सनवू, उसके बारे में ये रूमर फैल रहा था कि आने वाले समय में जेनजिंग को वही कंट्रोल करेगा, जेनजिंग का वो नया रूलर बनेगा। हमें रात में कहीं और एक घर का सीन दिखाया जाता है, जिस घर के अंदर हमें उसी फॉर्मेशन को दोबारा दिखाया जाता है। ये फॉर्मेशन हमें काफी सारे एपिसोड पहले दिखाया गया था, जहाँ पे काफी सारी साउल इकट्ठा हुई थी। तो अभी इस समय के दौरान यहाँ पे किसी की भी साउल नहीं होती है, तभी अचानक से किसी एक की साउल वहाँ पे आती है और ऐसे धीरे धीरे करके वहाँ पे और भी ज्यादा साउल इकट्ठा होने लगती है। और जब सारी साउल वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, तभी उसमें से एक साउल कहता है कि क्या तुम सभी लोगों ने ये सुना है क्या, 3 दिन
पहले वुलेन ग्रुप अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के हाथों से पूरी तरह से खत्म हो गए। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, सभी के सभी वहाँ पे मारे गए। ये कहने वाला ब्लडसेक का मिलिट्री डायरेक्टर होता है कमांडर ली। आगे वो कहते हैं कि मैंने वहाँ पे अपने कुछ जासूसों को भेजा है, जिससे मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि वुलेन ग्रुप का कमांडर अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के लीडर के हाथों से मारा जा चुका है। ये सुन के एक दूसरा कमांडर कहता है कि वुलेन ग्रुप का कमांडर एक पीक रैंक का असेंडेंट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था। अगर उसने अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल किया होता तो उसे खराब से खराब सिचुएशन में भी वहाँ से भागने का मौका जरूर मिलता। ये सुन के एक दूसरा साउल कहता है कि हाँ, मुझे भी ये चीज काफी ज्यादा सस्पिशियस लगी थी, इसकी वजह से मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके बाद मुझे ये बात पता चली कि वुलेन ग्रुप के कमांडर ने कोई भी ब्लेसिंग की पावर का इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी ट्रेसेस थे ब्लेसिंग इस्तेमाल करने के। ये सुन के एक दूसरा कमांडर कहता है कि मुझे लगता है कि वुलेन ग्रुप के कमांडर ने अपनी ब्लेसिंग का जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो हमारे ब्लडसेक की आइडेंटिटी पहचान रिवील हो जाने का काफी ज्यादा खतरा बढ़ जाता। सच में उस बेवकूफ ने मरने से पहले कुछ तो एक अच्छा काम किया। दूसरे कमांडर कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात सुनने के बाद इस चीज का सेंस बनता है, क्योंकि अगर उसने अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल किया होता तो उसकी पावर काफी ग्रेटली इंक्रीज हो जाती। कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं था जो उसे हरा पाता, लेकिन बिना ब्लेसिंग के उसकी पावर बस एक मिडिल रैंक के असेंडेंट लेवल जितनी ही है। तो वो अपनी इस पावर के साथ तो कभी भी अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के लीडर को कभी भी नहीं हरा पाता। और साथ ही साथ हमारे जितने भी सीक्रेट जेल थे जिसके अंदर हमने ड्रग्स और पैसे को छुपा रखा था, उन सभी हिडन जेल के ऊपर किसी अननोन पर्सन के द्वारा अटैक कर दिया गया और उन सभी चीजों को लूट लिया गया। ये सुन के कमांडर जिन कहते हैं कि ये सोचना कि उसके साथ कोई पर्सन इतना ज्यादा बेवकूफी वाला हरकत करेगा जिससे हमारा ब्लडसेक पीछे की तरफ धकेला जाएगा, ये सच में कितना ज्यादा बेकार है। ये सुन के दूसरे कमांडर कहते हैं अभी भी ये काफी जल्दबाजी होगी कि हम ये कहेंगे कि हमारे ब्लडसेक पीछे की तरफ धकेला गया है। अभी सभी लोग इसकी वजह से शांत हैं, क्योंकि एम्परर अभी वुलेन ग्रुप की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में है, जिसकी वजह से सभी लोग सारी चीजों के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें ये चीज को और भी ज्यादा बिगाड़ना है और सभी लोगों को भड़काना है तो हमें ऐसे ऐसे इवेंट क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे ऑर्डर सेक और कियोस सेक के बीच में एक जंग, एक युद्ध छिड़ जाए। ये सुन के एक दूसरे कमांडर कहते हैं कि आखिरकार अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड क्या तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे? उन सभी अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के कमीनों ने हमारे ब्लडसेक के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट करने की हिम्मत की है। उन सभी कमीनों को इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी, हम उन सभी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं। ये सुन के वो दूसरे कमांडर कहते हैं तुम इसके बारे में चिंता मत करो, अज़ूर ड्रैगन स्क्वाड के कमीनों की भी मौत मेरे प्लान के अंदर जुड़ा हुआ है। दूसरे कमांडर कहते हैं तो ये ठीक है, मैं इस चीज को लेके निश्चिंत हो सकता हूँ। तभी एक दूसरे कमांडर कहते हैं कि हालांकि हमारे पास एक और पर्सन है जिसके ऊपर हमें नजर रखने की जरूरत है। ये सुन के दूसरे वाले कमांडर कहते हैं आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी वो कमांडर बताते हैं कि मैं यून क्लैन के कमीशन क्लैन के लीडर यून सनवू के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कहीं और पे काफी हरी भरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जिसे देख के सनवू का सर्वेंट काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि जो जमीन पूरी तरह से बंजर थी और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता था वो लैंडस्लाइड के बाद इतनी ज्यादा हरी भरी हो जाएगी। हमारा किस्मत तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, अब हम इस जमीन के ऊपर बड़ी आसानी से कुछ भी उगा सकते हैं और उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये सुन के सनवू पीछे से कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, अगर आप सभी लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं। सनवू ने काफी सारे एपिसोड पहले इस जमीन को खरीदने के लिए आया था, तब ये जमीन पूरी तरह से बंजर थी, लेकिन वो कमीशन मिशन के दौरान जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी उसके बाद यहाँ पे काफी सारा पानी आ गया था, जिसकी वजह से वो जमीन अब काफी ज्यादा अच्छी और उपजाऊ हो चुकी है। तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसने उस जमीन को सनवू को बेचा हुआ होता है। उसे तो ये देख के काफी बड़ा सदमा लग चुका होता है, वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है कि कुछ दिनों पहले तक तो ही ये जमीन पूरी तरह से बेकार और पत्थरों से भरी हुई थी, जिसके ऊपर कुछ भी हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन बस कुछ दिनों के ही अंदर ये जमीन इतनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर वो सनवू से कहता है सर, आपको जो मैंने अपनी जमीन बेची थी, क्या आप उसे मुझे वापस बेचने के बारे में सोच सकते हैं? क्या आप उसे मुझे बेच सकते हैं? सनवू कहता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँ? ये सुन के वो ब्रोकर कहता है कि मैं ये जमीन आपसे 2 गुना दाम पे खरीदने को तैयार हूँ। तो सोचिए आपको कितना ज्यादा मुनाफा होगा कि जिस जमीन को आपने इतने ज्यादा कम दामों में खरीदा था वो जमीन आज इतने ज्यादा महंगे दामों में बिक रही है। सनवू कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ, मैं जमीन को बेचना ना चाहूँ तो फिर? ये सुन के वो ब्रोकर काफी घबरा जाता है। वो घबराते हुए सनवू से कहता है सर, मुझे लगता है कि ये ऑफर काफी
काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वैसे भी इस जमीन के जो प्रीवियस ओनर है वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं इस जमीन को वापस लेने के लिए। अगर आप इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हैं और इस जमीन को मुझे बेच देते हैं तो ये मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान होगा। मैं आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। ये सुन के सनवू वहाँ से जाते हुए कहता है, आखिरकार उस समय का क्या, जब मैं तुमसे ये जमीन खरीदने के लिए आया था और ये जमीन पूरी तरह से बंजर थी, तब इस जमीन का जितना दाम था तुमने उस समय उससे काफी ज्यादा महंगा प्राइस बताया मुझे और काफी ज्यादा महंगे दामों में मुझे इस जमीन को बेचा। तो आखिरकार तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें ये जमीन वापस कर दूंगा, तुम इसके बारे में भूल जाओ। यही कहते हुए सनवू वहाँ से चला जाता है और वो ब्रोकर सनवू को चिल्लाते हुए रह जाता है। आगे सनवू अपने सर्वेंट के साथ अपने कैरेज के पास जाता है और अपने सर्वेंट को कैरेज के अंदर बैठाते हुए उससे कहता है, मुझे एक काफी ज्यादा जरूरी काम है जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा, इसकी वजह से तुम यहाँ से अपने आप अकेले चले जाओ। सनवू का सर्वेंट कहता है कि यंग लॉर्ड, क्या फिर से उस वेपन शॉप पे जा रहे हैं जहाँ पे आपने पिछली बार काफी सारे वेपन खरीदा था, लेकिन आखिरकार आप फिर से वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? क्या आप फिर से वहाँ पे काफी सारे वेपन को खरीदने के लिए जा रहे हैं? सनवू कहता है कि इस बार कुछ और है जिसे मैं हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, तुम बस इतना समझो। ये जो मेरा कॉन्वर्जेशन उनके साथ होगा ये काफी ज्यादा लंबा चलने वाला है। ये सुन के सनवू के सर्वेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो काफी हैरान हो रहा होता है और हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार यंग लॉर्ड किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं और पे घर का सीन दिखाया जाता है जिसके दरवाजे को खोल के सनवू उस घर के अंदर एंटर कर रहा होता है। और सनवू जैसे ही अंदर एंटर करता है तो उसे देख के कोई कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए। तभी हमें दिखाया जाता है ये चीज एक ओल्डमैन कह रहा होता है जो सनवू को देख के उसे ग्रीट करता है, उसका वेलकम करता है। आगे वो ओल्डमैन सनवू से कहता है कि वो आपका अंदर इंतजार कर रही है। ये सुन के सनवू सीधा चलते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है और चलते चलते सनवू एक दरवाजे के पास पहुंचता है जिसे देख के सनवू उसके पास जाके उसे ओपन करता है और अंदर की तरफ एंटर करता है। और वो जैसे ही अंदर एंटर करता है तो उसे देख के कोई पर्सन कहता है कि चलो आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, बेक्यून कमीशन क्लैन के क्लैन लीडर। आगे वो लड़की सनवू से कहती है कि आखिरकार तुम किसकी तरफ से यहाँ पे आए हो, क्या तुम ऑर्डर चेक की तरफ से यहाँ पे आए हो? सनवू कहता है कि नहीं, मैं उनकी तरफ से यहाँ पे नहीं आया हूँ। ये सुन के वो लड़की कहती है, अच्छा क्या सच में? फिर वो कहती है कि क्या तुम डिमोनिक सेक की तरफ से आए हो? सनवू कहता है कि नहीं, मैं किसी भी तरफ से यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं बस उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए आया हूँ जिसे मैंने सिलेक्ट किया, जिसे मैंने चूज किया है। सनवू अपने सामने वाली पर्सन को देखते हुए सोच रहा होता है, बेक ली लोंग द हीरोइक स्टील अलायंस लीडर, इसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो निकल रही है, वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरी पूरी बॉडी इसके बॉडी से निकलने वाली इसकी इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को फील कर पा रही है। मेरी पूरी बॉडी ये बता रही है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। भले ही एक बार पहले भी मैं इसके सामने खड़ा हुआ हूँ और इससे बात किया हूँ, लेकिन उस समय जो मैंने इसके अंदर से एनर्जी निकलती हुई फील की थी वो टोटली अलग थी। ये पर्सन कोई ऐसा है जिसने अबिस रिलम को रीच कर रखा है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस पूरी दुनिया के अंदर बस कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस औरत के पावर के सामने खड़े हो सकते हैं और इसका सामना कर सकते हैं। और साथ ही साथ बे ली लोंग ने इस पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप 10 सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन्स हैं, उनमें से मोस्ट 2 पावरफुल वेपनों को इसने क्रिएट किया। और साथ ही साथ मेरे दूसरे वर्ल्ड में जो मैंने फ्यूचर देखा है उसके अंदर जब ब्लड सेक के साथ बैटल स्टार्ट होती है, वॉर होती है, तो ये औरत मरने से पहले और भी काफी सारे पावरफुल वेपनों को क्रिएट करती है ताकि उससे ब्लड सेक के साथ लड़ने में काफी ज्यादा मदद मिल सके। लेकिन अफसोस वो सारे वेपन ब्लड सेक के हाथ लग गए जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गए। इसी रीजन की वजह से मुझे किसी भी हालत में ग्रैंड मदर को अपने साइड करना होगा। अगर आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सनवू इस लड़की को ग्रैंड मदर क्यों कह रहा है, तो मैं आप सभी लोग को बता दूं कि ये लड़की कोई जवान लड़की नहीं, कोई 25-30 साल की लड़की नहीं है, बल्कि इसकी उम्र काफी ज्यादा एक बूढ़ी है जिसने अपनी की मदद से अपने आप को जवान बना रखा है। आगे सनवू ली लोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए, इसकी वजह से मैं फिलहाल के लिए आपको अलायंस लीडर बुला सकता हूँ ना। यही कहते हुए सनवू ली लोंग को ग्रीट कर रहा होता है। ये देख के ली लोंग थोड़ा मुस्कुराते हुए सनवू से कहती है कि मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा इतना ज्यादा घमंडी बच्चा कभी भी नहीं देखा। जबकि तुम मुझे अलायंस लीडर बुला रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें मेरी पहचान के बारे में पहले से ही पता है। अगर तुम्हें मेरी पहचान के बारे में पता है तो चलो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम ऑर्डर सेक, क्योर सेक या डिमोनिक सेक किसकी तरफ से यहाँ पे आए हो। सनवू कहता है कि मैं तीनों में से किसी की भी तरफ से यहाँ पे नहीं आया हूँ। ये सुन के ली लोंग सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है कि तुम्हारे जैसा कोई पर्सन जो इस मार्शल आर्ट की वर्ल्ड में है और इन तीनों फैक्शन के में से किसी के साथ भी नहीं जुड़ा है। अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि सच में ये मजाक काफी ज्यादा हो गया है, तुम्हें अपना ये मजाक बंद कर देना चाहिए।
सनवू कहता है कि सच में मैं इन तीनों में से किसी के साथ भी बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं खुद से यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आया हूँ। लीलोंग कहती है अगर ऐसा है तो चलो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हें कोई तलवार की जरूरत है। सनवू कहता है कि आपने बिल्कुल सही समझा अलायंस लीडर, मुझे आपकी बनाई हुई स्वॉर्ड की जरूरत है। लीलोंग कहती है कि तुम्हें पूरे मार्केट में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी तलवारें मिल जाएगी, तो आखिरकार तुम्हें मेरी जैसी कोई भागी हुई बूढ़ी औरत की क्यों जरूरत है। सनवू कहता है क्योंकि आपने ब्लैक रिवर स्वॉर्ड और डिमोनिक स्वॉर्ड बनाई थी, जो इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है कि उसका कंपैरिजन किसी डिवाइन वेपन से भी किया जा सकता है। मुझे भी बिल्कुल उन दोनों पावरफुल स्वॉर्ड जितनी ही एक पावरफुल स्वॉर्ड चाहिए जिसका कंपैरिजन उन दोनों के साथ किया जा सके। लीलोंग कहती है क्या तुम कोई वॉर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो क्या। सनवू कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझा। ये सुन के लीलोंग थोड़ा सीरियस होते हुए सनवू से पूछती है कि आखिरकार तुम किसके खिलाफ इस वॉर को स्टार्ट करने वाले हो। सनवू कहता है कि मैं ब्लड सेक के खिलाफ इस वॉर को स्टार्ट करने वाला हूँ, जिन्होंने पहले ही आधी कंट्री के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है और वो लोग इस पूरी दुनिया को खत्म करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, ये जंग उन सभी कल्प्रिट के खिलाफ है जिन्होंने तुम्हारे बेटे की फैमिली को सेक्रीफाइस किया था। ये सुन के लीलोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो काफी तेज से अपनी जगह से खड़ी होती है और बहुत ही स्पीड से सनवू की तरफ बढ़ती है और जल्दी से उसका गला पकड़ के उसे हवा में उठा देती है, जिससे सनवू को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। ये सब इतनी ज्यादा तेजी से हुआ होता है कि सनवू को बिल्कुल भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला होता है। और वहीं पे लीलोंग सनवू को काफी ज्यादा गुस्से में कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इसके बारे में मजाक करने की या झूठ बोलने की। सनवू बहुत ही मुश्किल से कह पाता है कि गॉड मदर आपको शांत हो जाना चाहिए, मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है। यही कहकर सनवू जल्दी से अपने पास एक स्क्रोल को निकालता है, उसे लीलोंग को दे देता है, जिसके बाद लीलोंग सनवू का गला छोड़ देती है और सनवू से उस स्क्रोल को ले लेती है और उसके बाद उस स्क्रोल को ओपन करती है और उसके स्क्रोल को पढ़ने लगती है। जिसके बाद जैसे वो स्क्रोल को पढ़ती है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। और वहीं पे सनवू लीलोंग के रिएक्शन को देख के अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि तुम पक्का इस स्क्रोल को देख के चौंकने वाली हो, क्योंकि उस स्क्रोल के अंदर वो सारी बातें लिखी है जो आज तक ब्लड सेक ने की है, किस तरह उसने लोगों को सेक्रीफाइस किया और यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे की फैमिली को भी और तुम्हारे बेटे को, वो सारी चीजें उस स्क्रोल के अंदर लिखी हुई है। तो ये जायज सी बात है कि तुम ये पढ़ने के बाद काफी ज्यादा चौंकने वाली हो। और वहीं पे लीलोंग उस स्क्रोल को पढ़ते हुए कांपते हुए सोच रही होती है कि इस स्क्रोल के अंदर वो सारे एविडेंस है कि आखिरकार किसने मेरे बेटे को और मेरे बेटे की फैमिली को मारा। और इस एविडेंस के अंदर जितनी भी सारी चीजें लिखी है वो बिल्कुल आज तक मैंने जितने भी एविडेंस जमा किए उन सभी से मैच करती हैं। जिसके बाद वो सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता और तुम्हें ब्लड सेक के बारे में कैसे पता। सनवू बताता है क्योंकि उन्होंने ही मेरे फादर को और मेरे यंगर ब्रदर को मारा था, इसकी वजह से मुझे उनके बारे में पता है। और मुझे ये लेटर वुलेंग ग्रुप के बेसमेंट में मिला था जब मैंने वुलेंग ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और वुलेंग ग्रुप के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। लीलोंग कहती है कि मैं पिछले इतने सालों से पागलों की तरह ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार किसने मेरे बेटे की और मेरे बेटे की फैमिली को खत्म किया था। तो आज जाके मुझे ये पता चला कि आखिरकार कौन है असली कल्प्रिट और किसने मेरे बेटे की और मेरे बेटे की फैमिली को खत्म किया था। तो अब मैं थोड़ा सा आराम कर सकती हूँ। तभी सनवू कहता है कि मुझे जो आपसे स्वॉर्ड चाहिए वो किसी भी बेगुनाह लोगों को मारने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि उन सभी लोगों की रक्षा करने के लिए चाहिए। इसलिए ग्रैंड मदर मुझे आपकी बनाई हुई स्वॉर्ड चाहिए ताकि मैं इंश्योर कर सकूं, ये पक्का कर सकूं कि हमारे साथ जो ये सारी चीजें हुई है वो किसी और के साथ ना हो सके, उनकी फैमिली न मारी जाए। ये सुन के लीलोंग पीछे की तरफ मुड़ जाती है और फिर से जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है और सनवू से कहती है क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? उन्होंने पूरे आधी कंट्री को अपने कब्जे में ले रखा है, तो क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि तुम उन्हें हरा पाओगे? ये सुन के सनवू कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि उन्हें हराना अभी काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के लीलोंग उससे कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुम भी ऐसा सोचते हो कि उन्हें अभी हराना, लेकिन वो अपनी बात को आगे पूरी कर पाते उससे पहले सनवू उससे कहता है मैंने कहा कि उन्हें अभी हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि हम उन्हें हरा नहीं सकते हैं। मेरा सोचना है कि भले ही उन्होंने आधी कंट्री के ऊपर कब्जा कर रखा है, लेकिन अभी भी आधी कंट्री उनके कब्जे से आजाद है, तो अभी भी हम उन सभी कमीनों को हरा सकते हैं। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, फिर से सनवू के कैरेज को दिखाया जाता है जहाँ सनवू अपने कैरेज के अंदर बैठा हुआ होता है और अपने हाथों में एक बांसुरी पकड़े हुए सोच रहा होता है कि ये बांसुरी मुझे हीरोइक स्टील अलायंस के लीडर ने दिया है। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ओल्ड मैन सनवू को बांसुरी देते हुए कहता है कि आपको जब भी हमसे कांटेक्ट करना हो या आपको कोई जरूरत पड़े हमसे तो आप इस बांसुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सनवू उसने शुक्रिया करता है। आगे वो ओल्ड मैन सनवू से कहता है कि इसके अलावा गॉड मदर को आपके ऑफर के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसकी वजह से जब गॉड मदर आपके ऑफर के बारे में सोच लेगी तो फिर हम आपसे सीक्रेटली मिलने के लिए आएंगे। ये सुन के सनवू कहता है कि ठीक है
मैं समझ गया, चलो मैं अब यहाँ से जाता हूँ। यही कहकर सनवू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से लीलोंग वहाँ पे दरवाजा खोलते हुए आती है और सनवू को रुकने के लिए कहती है। ये सुन के सनवू अपनी जगह पे ही रुक जाता है। आगे लीलोंग सनवू के पास चलते हुए आती है और सनवू से कहती है कि मेरे पास एक सवाल है जो मुझे तुमसे पूछना है। क्या तुमने भी उस दूसरे वर्ल्ड की इमोर्टल बीइंग को देखा है या उससे मिला है? ये सुन के सनवू लीलोंग को कोई भी जवाब नहीं देता है। वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है, जिसे देख के लीलोंग सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी। यही सोचकर लीलोंग वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैंने जो तुमसे कहा उसके बारे में भूल जाओ। और यहीं पे हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ सनवू कैबिन में बैठे हुए सोच रहा होता है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही सुना था, लीलोंग ने इमोर्टल वर्ल्ड ही कहा था, तो इसका मतलब पक्का इमोर्टल वर्ल्ड के बीइंग के साथ लीलोंग का सामना हुआ होगा। मेरा जो सामना बेलरोक के साथ हुआ था और लीलोंग ने जो इमोर्टल वर्ल्ड के मिस्टीरियस बीइंग के बारे में बताया था, कहीं ये दोनों कनेक्टेड तो नहीं है, रिलेटेड तो नहीं है ना? लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो मुझे अभी भी फिगर आउट करनी है। सनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सनवू का सर्वेंट उबासियां लेते हुए उठता है, जिसे देख के सनवू उससे कहता है कि क्या बात है, तुम उठ गए? तभी सनवू का सर्वेंट कहता है कि मैं गलती से सो गया था। फिर वो सनवू से पूछता है कि हम अपने यून क्लैन से कितना ज्यादा दूर है, हमें कितना समय लगेगा अपने यून क्लैन में पहुंचने में? सनवू बताता है कि हम बस कुछ ही समय में अपने यून क्लैन में पहुंच जाएंगे। ये सुन के उसका सर्वेंट काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली हम अपने यून क्लैन में वापस लौट रहे हैं और हम उसे देख पाएंगे। ये सुन के सनवू उससे पूछता है कि आखिर तुम वापस लौट के किसे देखने की बातें कर रहे हो? ये सुन के उसका सर्वेंट बताता है कि यंग लॉर्ड, क्या आप इसके बारे में भूल गए कि आज हमारे क्लैन के अंदर एक पार्टी है जो हमारे कमीशन क्लैन के विक्ट्री के लिए रखी गई है। सनवू कहता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, चलो चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार अब वहाँ पे क्या होगा। हमें सीधे यून क्लैन के उस सेलिब्रेशन की जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। फिर हमें यून क्लैन के मेन डोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है कि आखिरकार तुम हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो। तभी हमें मेन डोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं और जोर जोर से चिल्ला के कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने हमें बाहर क्यों रोक रखा है? ये तो क्लियरली हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तुमने बाकियों को अंदर जाने दी और हमें यहाँ पे रोक रखा है। ये सुन के वहाँ पे जो यून क्लैन के दरवाजे को गार्ड करने के लिए गार्ड होता है, वो चिल्ला के कहता है कि मैंने तुम सभी लोगों को पहले भी कितनी बार कह दिया है, बैंक्वेट के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास इन्विटेशन हो, और मैं बिना इन्विटेशन के किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकता हूँ। ये सुन के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा इन्विटेशन से क्या मतलब है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हमारे मर्चेंट ग्रुप को कोई इन्विटेशन ना मिला हो, की वजह से हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें अंदर जाना है। और वहीं पे वो गार्ड उन सभी को रोक के रखा होता है। तभी वहाँ पे सनवू और उसका सर्वेंट आता है। यहाँ पे सनवू अपने यून क्लैन के मेन गेट के ऊपर इतने सारे लोगों की भीड़ देख के कहता है कि आखिरकार ये सब बेवकूफ कौन है जो हमारे यून क्लैन के मेन गेट के ऊपर इतनी ज्यादा भीड़ लगा के रखे हैं। सनवू का सर्वेंट बताता है कि मुझे देखने से लगता है कि वो सभी लोग मर्चेंट है जिन्हें हमने इन्वाइट नहीं किया था। ऐसी बातें करते हुए वो दोनों आगे आ रहे होते हैं और वो दोनों जैसे उन सभी लोगों के करीब पहुँचते तो उन सभी लोगों का ध्यान सनवू और उसके सर्वेंट के ऊपर जाता है, जहाँ पे यून क्लैन का गार्ड सनवू को ग्रीट करते हुए कहता है कि क्लैन लीडर फाइनली आप यहाँ पे आ गए। और वहीं पे जो सभी मर्चेंट होते हैं वो सभी लोग सनवू को देख के कहते हैं ये तो क्लैन लीडर है। यही कहकर वो सभी मर्चेंट सनवू के पास भागते हुए चले जाते हैं और सनवू को मस्का लगाते हुए कहते हैं क्लैन लीडर, क्या आप अभी भी हमसे उस बात के लिए गुस्सा है कि हमने आपके यून क्लैन को छोड़ दिया था और के यून क्लैन से कोई भी ट्रेड नहीं किया करते थे? लेकिन क्लैन लीडर सच में हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, हमने तो ऐसा सिर्फ उस रॉक क्लैन के कहने पे किया था। अगर उन्होंने हमें धमकाया नहीं होता और हमें डराया नहीं होता तो हम कभी भी यून क्लैन से ट्रेड करना नहीं छोड़ते, हमारे पास कोई भी और रास्ता नहीं था। उन सभी की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर सनवू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि ये सभी कमीने अभी कितने ज्यादा भोले बन रहे हैं। इन सभी कमीनों ने बस एक ही बार रॉक क्लैन के कहने पे हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय हम कमजोर हुआ करते थे, हमारे पास कोई भी ताकत नहीं थी। और वैसे भी क्या गारंटी है कि जिस इंसान ने एक बार धोखा दिया है वो दूसरी बार नहीं देगा। मुझे पक्का पता है कि ये लोग मुझे दूसरी बार भी बिट्रे कर सकते हैं, इसलिए मुझे अब इन सभी कमीनों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए और यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। यही सोचकर सनवू अपने सर्वेंट के साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देख के वहाँ पे जितने भी मर्चेंट होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी लोग सनवू को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सनवू किसी के ऊपर भी कोई भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सीधा पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारी लड़कियां नाच रही होती है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी बैंक्वेट में गेस्ट आए हुए होते हैं वो काफी ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और खा पी रहे होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और वहीं पे सनवू एक जगह पे अकेला बैठा हुआ होता है और उन सभी को ऐसे एंजॉय करते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पे जूगन आता है और सनवू से कहता है अगर आप ऐसे ही अकेले बैठ के पीते रहे तो आप हमेशा अपनी जिंदगी में अकेले ही रह जाएंगे, तो चलिए मुझे अपने गिलास को फुल करने दीजिए। यही कहकर जूगन सनवू के गिलास को फुल करने लगता है। तभी वहाँ पे सनवू के बाजू में आके रिन बैठती है और सनवू से कहती है कि आप जो अपने काम के लिए बाहर गए थे क्या आपने उस काम को पूरा कर लिया? ये सुन के सनवू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं कोई काम करने के लिए बाहर जाऊंगा तो क्या मैं उसमें फेल हो सकता हूँ? मैंने
उस काम को बड़ी आसानी से पूरा कर दिया। ये सुनकर रीन थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, क्लैन लीडर क्या आपको सच में लगता है कि वुलेन ग्रुप की जो डिस्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से रुक चुका है, अब वुलेन ग्रुप का कोई भी अपराध नहीं होगा? क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा फील होता है कि जैसे सब कुछ तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ बाकी है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जो उसे होना बाकी है। मेरा मन बार बार ऐसा कहते रहता है कि वुलेन ग्रुप भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन वुलेन ग्रुप ने अपने पीछे एक ऐसा पॉइजन छोड़ दिया है मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, जो काफी तेज से पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में फैल रहा है और ये पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड को खराब कर देगा। ये सुन के सनवू अपने मन के अंदर कहता है, देखने से लगता है कि अब वो दिन काफी करीब आ रहा है जब मुझे इन दोनों को ब्लड से असली असलियत के बारे में बताना होगा, उसके असली मोटिव के बारे में बताना होगा। यही सोचकर सनवू उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ बाकी भी रह गया है पीछे तो उसे क्योस से हैंडल कर लेगा और उसे खत्म कर देगा। तुम दोनों को अपने मुरीम यूनियन में वापस लौट जाना चाहिए और एक अच्छा सा रिवॉर्ड पाना चाहिए इस मिशन को पूरा करने के लिए। सनवू ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी सनवू को अचानक से कुछ सेंस होता है। तभी हमें दिखाया जाता है बाहर से एंट्रेंस से काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है, जिसे सुन के वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं वो अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं और हैरान होते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार एंट्रेंस से इतनी ज्यादा आवाजें क्यों आ रही है, वहाँ पे क्या चल रहा है। वो लोग ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी में दिखाया जाता है काफी सारे लोग जिन्होंने व्हाइट कपड़ा पहने हुए रखा होता है वो एंट्रेंस से जबरदस्ती घुसते हुए पार्टी के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद उन सभी का लीडर जो उन सभी के आगे खड़ा होता है वो चिल्ला के कहता है कि यहाँ पे कुछ पापी है जिन्हें हम पकड़ने के लिए आए हैं, जिसमें से पहला नाम जुएगन का होता है और दूसरा नाम रीन का होता है। वो दोनों ही ये सुन के काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से इतने सारे लोग उन्हें पकड़ने के लिए आए हैं और वो लोग उन्हें अपराधी कह रहे हैं। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो जुएगन और रीन को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। वो जोर से चिल्ला के कहता है कि आखिरकार तुम दोनों कहाँ हो, जल्दी से जल्दी मेरे सामने आओ। और वहीं पे लीडर जिन्हों उस बंदे को जबरदस्ती अपने क्लैन के अंदर घुसे आए हुए देख के और ऐसे चिल्लाते हुए देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। वो उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे क्लैन के अंदर ऐसे जबरदस्ती घुसने की और अंदर घुसने के बाद ऐसे चिल्लाने की। यही कहकर लीडर जिन्हों अपने सभी सोल्जर्स को वहाँ पे बुला लेते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर उस बंदे से कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम अपनी पहचान को रिवील करो। अगर तुम यहाँ पे ऐसे चुपचाप खड़े रहे और अपनी पहचान को रिवील नहीं किया तो इससे मैं समझूंगा कि तुम मेरे यून क्लैन के साथ फाइट करना चाहते हो और मेरे यून क्लैन के अंदर जबरदस्ती घुसने के लिए और इसे यहाँ पे हंगामा करने के लिए और हमारी सेलिब्रेशन को खराब करने के लिए मैं इन सभी चीजों को इंपीरियल पैलेस में रिपोर्ट करूंगा। उसके बाद तुम जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुन के वो पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम चुल ग्योंग है और मैं सेकंड डिवीजन के लॉ इन्फॉर्मेशन हॉल के स्क्वाड को लीड करता हूँ और हम सभी लोग वो वॉरियर है जिसे मुरीम यूनियन के लॉ इन्फॉर्मेंट हॉल ने रिक्रूट किया है और हम एक अच्छाई की पाथ पे चलने वाले वॉरियर्स हैं और हम सभी लोग यहाँ पे कुछ अपराधियों को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तो तुम सभी लोग हमारे रास्ते में मत आओ। ये सुन के लीडर जिन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहीं पे वहाँ पे जितने भी पार्टी में आए हुए लोग होते हैं वो सभी लोग मुरीम यूनियन का नाम सुन के काफी हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार मुरीम यूनियन के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी दूसरे लोग भी कहने लगते हैं कि बस इतना ही नहीं, वो लोग लॉ इन्फॉर्मेशन हॉल से भी हैं। आखिरकार ये सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आखिरकार यहाँ पे ऐसा कौन है जिसने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि यहाँ तक लॉ इन्फॉर्मेशन हॉल खुद उसे पकड़ने के लिए आई है। अगर किसी ने भी इन्हें रोकने की कोशिश किया या इनके रास्ते में आई तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई भी एक भी बंदा नहीं होगा जो बिना स्क्रैच के यहाँ से बाहर जा सके। और वहीं पे रिन काफी हैरान होते हुए कहती है कि डिवीजन कैप्टन आखिरकार आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप अचानक से यहाँ पे आ रहे हो और हमें अपराधी कह रहे हैं। आपने तो अभी तक हमें ये भी नहीं बताया है कि आखिरकार हमने क्राइम किया है, हमारा अपराध क्या है। ये सुन के वो डिवीजन कैप्टन कहता है कि तुम्हें जो जानना है, तुम्हें जो पूछना है तुम एल्डर से जाके पूछना, मुरीम यूनियन से जाके पूछना। अभी हमारा काम है तुम दोनों को यहाँ से पकड़ के लेके जाना, आगे क्या होगा, आगे क्या जजमेंट करना है वो एल्डर डिसाइड करेंगे। इतना कहने के साथ ही डिवीजन कैप्टन अपने सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और उन दोनों अपराधियों को पकड़ लो। वो डिवीजन कैप्टन ऐसा कह ही रहा होता है कि तभी उसे साइड में से कोई कहता है कि बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज्यादा बकवास कर ली। अचानक से ये सुन के वो डिवीजन कैप्टन काफी हैरान हो जाता है। वो जल्दी से मुड़ के उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि ऐसा कहने वाला कोई और नहीं बल्कि सनवू होता है। आगे सनवू डिवीजन कैप्टन से कहता है कि मैं कब से तुम्हारा ये नाटक देख रहा था, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बैंक्वेट पार्टी के बीच में आके ऐसा करने की। मुझे लगता है कि तुम उस माउंट हुआ शेख के दोस्त हो जो कुछ समय पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। क्या तुम उसकी वजह से यहाँ पे आए हो? क्या तुम हर किसी के सेक्ट में ऐसी दरवाजा तोड़ के घुसते हो और उसकी पार्टी के अंदर इंटरप्ट करते हो और प्रॉब्लम खड़ी करते हो? ये सुन के डिवीजन कैप्टन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जुबान संभाल के बोलनी चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किसके सामने क्या कह रहे हो। क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी जब मैंने कहा था कि हम मुरीम यूनियन के वॉरियर्स हैं? ये सुन के सनवू कहता है तो इससे क्या हुआ? क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मुरीम यूनियन से हो तो मैं तुम्हारे सामने कुछ भी ना बोलूं, अपना मुंह बंद रख लूं, भले ही चाहे तुम मेरे क्लैन के अंदर आके कुछ भी करो? तुम्हारी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा
है कि जैसे मुरीम यूनियन कुछ गुंडों का अड्डा है। ये सुन के वो डिवीजन कैप्टन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है, आखिरकार इसके जैसे किसी छोटे क्लैन के लीडर की हिम्मत कैसे हुई मेरे मुरीम यूनियन के बारे में ऐसा कहने की। फिर वो जल्दी से अपने पास से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सनवू से कहता है, तुम कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुरीम यूनियन के बारे में ऐसा कहने की। क्या तुम मेरे मुरीम यूनियन की मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुन के सनवू कहता है कि तुम्हें ये जानने से पहले तुम्हें अपने जुबान को संभालना चाहिए। अगर तुम अपने इस गंदे मुंह से ऐसी बकवास करते रहे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम भी उन माउंट हुआ शेख के कमीनों के जैसे ही नर्क का रास्ता देखोगे। यही कहने के साथ सनवू अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। ये देख के वो डिवीजन कैप्टन भी पीछे नहीं हटता है। वो भी अपनी बॉडी के अंदर से अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों के एनर्जी के अंदर क्लैश होने लगते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगते हैं और हराने लगते हैं। वहीं पे जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं उन सभी लोगों को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि डिवीजन कैप्टन की और सनवू की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और उन दोनों की एनर्जी जैसे आपस में टकराई तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी का फ्लक्चुएशन होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे यह है उन सभी लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। उनमें से कोई भी सांस नहीं ले पा रहा होता, वो लोग बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हैं। वो लोग काफी ज्यादा दर्द में कहराते हुए उन दोनों को देख के कह रहे होते हैं कि इन दोनों की पावर देखो, इन दोनों की पावर तो हमारी सोच से भी आगे जा चुकी है और ये दोनों जो आपस में की बैटल कर रहे हैं वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक यहाँ का एटमॉस्फेयर भी पूरी तो इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और वहीं पे डिवीजन कैप्टन अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि भले उसके अंदर कितना भी इनर की क्यों ना हो और वो कितना भी इनर की क्यों ना रिलीज कर ले, लेकिन वो मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक छोटे से शेख का लीडर है। वो कभी भी मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है, ना उसकी इनर की मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और वैसे भी पहले ही मैंने ट्रांसेंडेंट लेवल को रीच कर लिया, मैं ट्रांसेंडेंट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तो उसके ऐसा कोई पर्सन मुझे कभी हरा ही नहीं सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सनवू अपनी बॉडी के अंदर से और भी एनर्जी को रिलीज करने लगता है और अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है, जिसे देख के वो डिवीजन कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपनी बॉडी को देखते हुए कह रहा होता है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही है, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर से अभी भी मेरी इनर की रिलीज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बॉडी इस तरह से काम कर रही है, इस तरह से रिएक्ट कर रही है, तो इसका मतलब बस एक ही हो सकता है, मेरे सामने जो पर्सन है उसकी इनर की मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी उसकी इनर की को हैंडल नहीं कर पा रही है। लेकिन अब मैं इसकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इसकी एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही है और मेरे लिए इसे सहना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। तभी हमें उसके पीछे दिखाया जाता है उसके जितने भी साथी होते हैं वो लोग काफी ज्यादा दर्द में होते हैं और वो सभी लोग ऑलरेडी अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं। और तभी डिवीजन कैप्टन भी सनवू के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है और वो भी अपने घुटनों पे आ जाता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा दर्द में सनवू से कहता है कि बस बस अब इसे यहीं पे रोक दो, अब मैं इसे और भी ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे यहीं पे रोक दो। ये सुन के सनवू काफी ज्यादा बेडेस्ट तरीके से कहता है, क्या तुम मुझे कोई ऑर्डर दे रहे हो? अगर तुम इसे रोकवाना चाहते हो और इस दर्द से आजाद होना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ मेरे पीछे पीछे वैसा ही कहो कि प्लीज इसे रोक दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सुन के वो डिवीजन कैप्टन काफी ज्यादा बुरी हालत में कह रहा होता है, प्लीज प्लीज इसे रोक दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ये सुन के सनवू कहता है, देखने से लगता है कि फाइनली अब तुम मेरी बातों को समझ गए, अगर तुम मेरी बातों को समझ गए तो यहाँ से वापस लौट जाओ, इससे पहले कि बात और भी ज्यादा बिगड़ जाए। वो डिवीजन कैप्टन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हमें जो ऑर्डर दिए गए हैं मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। अगर हम यहाँ से खाली हाथ वापस जाते हैं तो इसका परिणाम हमें ही चुकाना होगा, हमें काफी कड़ी सजा दी जाएगी। ये सुन के सनवू ज़ुगेन और रिन की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों क्या करना चाहते हो। ये सुनते ही वो दोनों अपने घुटनों पे आ जाते हैं और ज़ुगेन कहता है कि मैं फ्लाइंग योग स्क्वाड का वॉरियर ज़ुगेन मुरीम यूनियन के आदेशों का पालन करेगा और उनके साथ जाएगा। ये सुन के रिन भी उसके साथ ही साथ कहती है, मैं भी फ्लाइंग योग स्क्वाड की वॉरियर रिन मुरीम यूनियन के आदेशों का पालन करेगी और वापस लौटेगी। ये देख के सनवू कहता है कि क्या तुम दोनों सच में ऐसा करना चाहते हो? रिन कहती है, क्लैन लीडर भले ही हम कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन आखिर में हम अभी भी मुरीम यूनियन से जुड़े हुए हैं और अगर हमने उनके आदेशों को नहीं माना, उनके आदेशों को डिसओबे किया तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है और मैं नहीं चाहती कि यून क्लैन मुरीम यूनियन को अपना दुश्मन बना ले। मैं यून क्लैन के लिए और भी ज्यादा मुसीबत खड़ा नहीं करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अभी तक हमारे साथ इतना ज्यादा अच्छा बर्ताव किया और हमें इतना कुछ दिया, लेकिन अब हमारे यहाँ से जाने का समय हो गया है। यही कहकर ज़ुगेन और रिन उन सभी के साथ वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं पे सनवू उन लोगों को ऐसे जाते हुए बस खड़ा होकर देख रहा होता है और अपना सर खुजाते हुए कह रहा होता है, अरे यार क्या
ये मुसीबत है। यही कहकर सनवो उन सभी लोगों को चिल्ला के कहता है कि सभी लोग वहीं पे रुक जाओ। अचानक से सनवो को ऐसे चिल्लाते हुए देख के वो सभी लोग वहीं पे रुक जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हुए पीछे देखने लगते हैं। और सनवो उन लोगों के पास चलते हुए आ रहा होता है, जिसे देख के डिवीजन कैप्टन सनवो से कहता है कि आखिरकार क्या मैटर है, क्या हुआ, आखिरकार तुमने हमें रोका क्यों। ये सुन के सनवो कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा, तुम दोनों के एक विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है हेनान प्रोविंस के लुयांग जगह का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि लुयांग में ही मुरीम यूनियन का हेड क्वार्टर है। और फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो अपनी चेयर पे बड़े आराम से बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे दरवाजा खोलते हुए एक मॉन्ग और उसके साथ एक पर्सन आता है। और वहीं पे वो मॉन्ग चिल्ला के कहता है कि यंग जा आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमें इस मॉन्ग के बारे में बताया जाता है कि ये लिविंग बुद्धा ऑफ ध्यानन, मास्टर ऑफ द सिक्स सेंस है। और उसके साइड में खड़ा पर्सन टियाजी डिवाइन स्वॉर्ड मास्टर जियान जी है। और आखिर में हमें इस रेड कपड़े वाले बंदे के बारे में बताया जाता है कि प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड एम्परर यांग जा है। आगे यांग जा उन दोनों से कहता है कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या ओकेजन है जिसकी वजह से तुम दोनों को यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आना पड़ा। ये सुन के जियांजी कहता है कि असेंबली लीडर, मैंने सुना है कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जो वॉरियर्स हैं उन्होंने जुए क्लैन और डोंग क्लैन के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है, क्या ये बात सच है। यांगजा कहता है कि हाँ ये बात पूरी तरह से सच है। आज वो दोनों पापी यहाँ पे आएंगे, जिसके बाद तुरंत उन लोगों का ट्रायल चालू हो जाएगा, मुकदमा चालू हो जाएगा। ये सुन के वो मोंग कहता है कि अमिताभ तुमने इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी डिस्कशन के कैसे ले लिया, वो भी खुद से। ये सुन के यांगजा कहता है कि आप अपने शब्दों को लेकर सच में काफी ज्यादा हार्श है। ये सुन के जियांजी कहता है आखिरकार उन्होंने क्या गलत कहा, तुमने इतना बड़ा डिसीजन खुद से ले लिया बिना किसी एल्डर के ओपिनियन जाने, बिना किसी एल्डर के सलाह लिए। पूरे मुरीम यूनियन की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई ऐसा करे। यांगजा कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि तुम जानते हो अगर ये न्यूज लीक हो जाती और सभी को इसके बारे में पता चल जाता तो तुम्हें क्या लगता है उनके जो फैक्शन है, ये सेक्ट है, वो लोग बड़ी आसानी से अपने बच्चों को हमें हैंड ओवर कर देते। यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में कुछ भी किसी को भी नहीं बताऊंगा और खुद से इस काम को अंजाम दूंगा। जियांजी कहता है कि जुए क्लैन और डोंग क्लैन ने पहले एक फॉर्मल एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया है और अब जबकि सिचुएशन ऐसा हो गया है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा या शांत हो जाएगा। यांगजा कहता है कि मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझे पीछे हटने को कह रहे हो। ये सुन के जियाओजी कहता है क्या इसके बारे में यूनियन लीडर को खबर है। यांगजा कहता है क्या आपको इसके बारे में नहीं पता है क्या यूनियन लीडर 1 महीने के लिए रीजन से बाहर गए हुए हैं किसी काम से, जिसकी वजह से यूनियन लीडर को इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सिर्फ मेरा डिसीजन है, इसके अंदर यूनियन लीडर का कोई भी हाथ नहीं है। ये सुनकर वो मॉन्ग कहता है कि आखिरकार एक असेंबली लीडर की हिम्मत कैसे हुई इस तरह का कोई डिसीजन लेने की और ऐसे कोई काम करने की, जबकि यूनियन लीडर यहाँ से बाहर गए हुए हैं। तो मॉन्ग से ऐसी बातें सुन के यांगजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मॉन्ग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आपको अपनी जुबान संभाल के बोलना चाहिए। मॉन्ग कहता है कि अमिताभ मेरा आपका इंसल्ट करने का कोई भी मतलब नहीं था, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई पापी पाया गया है तो आपको तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक यूनियन लीडर वापस नहीं आ जाते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते। ये सुन के जियांजी भी उनका साथ देते हुए कहता है कि वो कहना चाहते हैं कि इसका कोई भी मतलब नहीं होगा अगर हम अपने आपसी मेंबर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट करवा दे, झगड़े करवा दे, क्योंकि वो सभी लोग हमारे यूनियन के लोग हैं जो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। यांगजा कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो मेरा डिसीजन बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, बस कुछ ही समय में वो पापी यहाँ पे आ जाएंगे और मैंने पहले लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को उन सभी की ट्रायल की तैयारी करने को कह दिया है। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सीधे ट्रायल के समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी सेक्ट के लीडर और सभी एल्डर्स वहाँ पे इकट्ठा हो गए होते हैं और वो सभी लोग बस जुगन और रिन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बाद ये ट्रायल चालू हो जाएगा। और वहीं पे डोंग क्लैन की जो लीडर होती है डोंग सोजन, वो कह रही होती है मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। ये सुन के वो पर्सन जिसे डोंग क्लैन के लीडर ने ये कहा होता है वो जवाब देते हुए कहता है कि आखिरकार हमारे पास ये सब करने का क्या ही उद्देश्य होगा, हम तो बस हेवन के रूल को फॉलो कर रहे हैं जिसमें है कि जो पापी जो पाप करेगा उसको उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, उसका सजा तो पाना ही होगा। और ये जो पर्सन होता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का लीडर होता है जो कि हेवनली फोर्टिफाइड सुप्रीम होता है। उसकी बातें सुन के डोंग क्लैन के लीडर के बाजू में जो पर्सन बैठा हुआ होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि अभी तक सही से इन्वेस्टिगेशन भी खत्म नहीं हुआ है और तुम उन बच्चों के साथ एक मुजरिमों जैसा बर्ताव करना भी चालू कर दिए। फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है ये पर्सन ब्लू स्काई स्वॉर्ड सेंट नेक गोंग होता है। आगे वो उसके ऊपर और भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर हम सभी लोग यहाँ पे आज पापों की सजा देने के लिए हैं तो क्या माउंट हुआ शेख ने जो पाप किया है वो कोई छोटा पाप है।
नेगोंग की बातें सुन के वहाँ पे जो कुछ एल्डर होते हैं वो उनका साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सभी लोगों का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और सभी सेक्टों के अंदर ये पता लगाना चाहिए कि आखिरकार माउंट हुआ सेक्ट जैसे और कौन से सेक्ट है जो करप्ट हो चुके हैं। ये सब सुन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का जो लीडर होता है वो उन सभी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम सभी लोग मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ पे वो लोग ऐसे ही झगड़ ही रहे होते हैं। तभी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जो लीडर होते हैं डोंग क्लैन के लीडर को कहते हैं कि क्या तुम इस सिचुएशन में भी जो तुम्हारी डॉटर ने इतना बड़ा पाप किया है तब भी तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ये सुन के अब डोंग क्लैन के लीडर से रहा नहीं जाता है, वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर से कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किसी मुजरिम की तरह ट्रीट करने की। उसे इतने ज्यादा गुस्से में देख के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जो लीडर होते हैं और उनके साथ जो एल्डर उनका साथ दे रहे होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से अनाउंसमेंट होती है कि डिवीजन कैप्टन उन दोनों मुजरिमों को लेके यहाँ पे आ चुके हैं। ये सुन के डोंग क्लैन की लीडर जल्दी से दरवाजे की तरफ देखने लगती है और वहीं पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जो लीडर होते हैं वो डोंग क्लैन के लीडर को देखते हुए सोच रहे होते हैं ये औरत सच में काफी ज्यादा इम्पेशेंट है और पूरी तरह से पागल है। फिर वो खुश होते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि जब तुम अपनी बेटी को हथकड़ियों में जकड़े हुए यहाँ पे आते हुए देखोगे तो मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हें उससे इस तरह देख के बहुत ही ज्यादा दुख होगा, कहीं इस दुख के मारे तुम्हारा दिल फट ना जाए। लेकिन ये सब अभी यहीं पे खत्म नहीं होगा, तुम अपनी खुद की आंखों से अपने बच्चों को काल कोठरी की कैद में जाते हुए देखोगे। वो ये सब काफी ज्यादा खुश होते हुए सोच रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने सामने के नजारे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जब ज़ुगेगन ओरिन को वहाँ पे लाया जाता है तो वहाँ पे ज़ुगेगन ओरिन को कोई भी हथकड़ी नहीं पहना गई होती है, जिसे देख के वो अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, उन लोगों को कोई भी जंजीरों से बांधा क्यों नहीं गया है। फिर वो डिवीजन कैप्टन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि डिवीजन कैप्टन आखिरकार ये सब क्या है, तुमने उन दोनों मुजरिमों को कोई भी जंजीर से क्यों नहीं जकड़ा है, तुम्हें उन दोनों मुजरिमों को यहाँ पे जंजीर में जकड़ के लाना चाहिए था। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो दोनों मुजरिम यहाँ से भाग जा सकते हैं। अभी के अभी उन दोनों मुजरिमों को जंजीर से जकड़ो, ये मेरा ऑर्डर है। उसकी ऐसी बातें सुन के सनवू रिन और ज़ुगेगन के सामने आते हुए कहता है कि अभी तक वो दोनों मुजरिम साबित नहीं हुए हैं तो उन्हें बांधने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस जगह के ऊपर अपना मुंह खोलने की, आखिरकार तुम हो कौन, अपनी पहचान को बताओ। ये सुन के सनवू कहता है कि मेरा नाम यून सनवू है और मैं यहाँ पे रिन और ज़ुगेगन के केस में उन्हें डिफेंड करने के लिए आया हूँ। ये सुन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर और डोंग क्लैन की लीडर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और वहीं पे डोंग क्लैन की लीडर सनवू को देखते हुए सोच रही होती है क्या ये वही सनवू है यून क्लैन का लीडर जिसके बारे में मैंने हाल ही फिलहाल में काफी ज्यादा सुना है। आगे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम वही यून क्लैन के लीडर यून सनवू हो। सनवू कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, मैं वही हूँ। ये सब देख के तो वो मोंग भी काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं, वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहे होते हैं कि ये सोचना कि उसके साथ कोई पर्सन यहाँ पे आएगा। आगे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर सनवू से पूछते हैं कि क्या तुम सच में उन दोनों को यहाँ पे डिफेंड करने वाले हो। सनवू कहता है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनकर तो वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। यंगजा से लेके वहाँ पे जितना भी एल्डर होते हैं वो सभी लोग काफी हैरानी से सनवू को ही देखने लगते हैं और वहीं पे ऊपर में एक पर्सन बैठा हुआ होता है जो ये सब देखते हुए सोच रहा होता है कि ये सब और भी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। उसकी उम्र के हिसाब से उसके अलावा यहाँ पे और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो यहाँ पे खड़े होकर इस तरह यहाँ पे बात कर सके। फिर हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये ड्रंकन डिवाइन बेगर जोंग यू होता है। आगे वो सनवू को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने जो इसके बारे में रिपोर्ट पढ़ी थी ये पर्सन तो उससे बिल्कुल ही अलग है। इसके अंदर जो पावर है और स्पिरिट है वो बिल्कुल ही अलग है जो मैंने इसके रिपोर्ट में पढ़ी थी। हमारा जो बेकर सेक्ट है वो मुरिम का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा सेक्ट यून सनवू के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इसकी रेपुटेशन लोगों के बीच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन जब मैं इसको अपनी आंखों से खुद देख रहा हूँ तो मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि ये पर्सन जितना ज्यादा सिंपल दिखता है ये पर्सन उतना ज्यादा सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। आगे चल के ये पर्सन फ्यूचर में मुरिम वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा तूफान लाएगा। और वहीं पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के जो लीडर होते हैं वो सनवू को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि ये लड़का ये कमीना ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि इंपीरियल फैमिली इस कमीने के पीछे है। तो आखिरकार ये कमीना सोचता है क्या है, अगर इंपीरियल फैमिली इसके पीछे है तो ये कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। इस कमीनों को क्या लगता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये इस तरह एक्ट कर सकता है। आगे वो डिवीजन कैप्टन को देख के काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार ये डिवीजन कैप्टन इस समय से कर क्या रहा था, ये इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है, इसने इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज
मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं किया था। और वहीं पे डिवीजन कैप्टन लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लीडर को अपनी तरफ इस तरफ देखते हुए जैसे ही देखता है वो अपना मुंह घुमा लेता है और अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे इस तरह देखना बंद करो, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। इसके इतना कहते ही हमें थोड़े समय पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिवीजन कैप्टन सनवू से कह रहा होता है कि प्लीज आप हमारी थोड़ी सी परिस्थिति को समझिए। भले ही वो दोनों आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन हम भी ऑफिशियल ड्यूटी पे हैं तो हमें भी उन्हें बांधना होगा। सनवू कहता है अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम ट्राई कर सकते हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जिस जंजीर से मेरे सबऑर्डिनेट्स को बांधोगे मैं उसी जंजीर से तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। ये सुन के डिवीजन कैप्टन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो जुगेगन और रीन को बिल्कुल भी जंजीर से नहीं बांधता, वो बिना जंजीर से बांधे उन दोनों को ले जाने लगता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि हम जब से जुगेगन और रीन को लेके आ रहे हैं तो वो भी हमारे साथ ही आ रहा है और उसने 24 घंटे हम पे नजर रखी बिना सोए, तो आखिरकार हमारे पास समय ही कब था आपको रिपोर्ट करने के लिए, हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था। और यहीं पे हमारा ये पास्ट का सीन खत्म होता है और ये एपिसोड भी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा।